Welcome to Home Academy. Today we are going to learn about preamble of the Constitution. So what is preamble? What is preamble? Preamble is the introduction or preface of the Constitution. It contains summary or the essence of the कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है? इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस कह सकते हैं. और इसमें लिखा क्या हुआ है? ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, या इसको एसेंस भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया? पंडित नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर अडॉप्ट किया. फिर उसके बाद लास्ट में क्या पॉइंट लिया हुआ है? इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट ऑफ 1976 विच एडेड 3 न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट में. क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो अब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या है प्रीएम्बल के, हम क्या प्रीएम्बल में लिखा क्या हुआ है. तो जब भी आप प्रीएम्बल पढ़ें तो बेसिकली आप उसको अच्छे से पढ़ें, पहले तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और हो सके तो उसको लर्न कर लें बाय हार्ट, तो उससे आपको इजी होगा समझने में. 4 कंपोनेंट में बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ से इसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी मिल रहा है? डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया. इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया. कैसे शुरू हो रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो कहाँ से ये अपनी अथॉरिटी को डिराइव कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. It declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. तो ये सारी चीज़ें हैं. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बता दिया गया. थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव. ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में कवर होती हैं. लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. तो ये 4 कंपोनेंट्स में आप प्रीएम्बल को डिवाइड कर सकते हैं, या ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं प्रीएम्बल में. अब कीवर्ड्स वर्ड बाय वर्ड चलेंगे हम लोग. क्या क्या हैं? पहला तो है सुवरीन. इंडिया को बोला गया कि इंडिया सुवरीन कंट्री है. नेचर ऑफ इंडिया इज सुवरीन. The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affair, both internal and external. Both internal and external affairs मतलब कि जो इंडिया के मसले मसाइल हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आउटसाइड कंट्री हो, इंडिया खुद कंडक्ट करेगा उसको. इंडिया फ्री कंट्री है, कोई इसके ऊपर नहीं है. एज अ फ्री कंट्री फंक्शन कर रहा है, एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री फंक्शन कर रहा है. कोई अथॉरिटी इसको इसके ऊपर नहीं है. तो क्या बोल रहा है? बेसिकली सुवरीन का मतलब क्या हो गया कि फ्री कंट्री है, फ्रीडम मिल चुकी है हमें, और हम एक सुवरीन और इंडिपेंडेंट वर्किंग कंट्री हैं. Though in 1949 India declared the continuation of her full membership of Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. Further, India's membership to United Nations organization also in no way constitute a limitation ऑन हर सोवरेनिटी. क्या बोल रहे हैं कि कॉमनवेल्थ में इंडिया की फुल मेंबरशिप थी और इंडिया ने माना भी कि ब्रिटिश क्राउन कॉमनवेल्थ का हेड होगा, वो ये भी मान लिया. तो क्या इससे इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई असर पड़ता है? नहीं, इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं डाल रहे थे इंडिया पर. यही सेम चीज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है. और being a sovereign country, India can either acquire a state, acquire a territory, or seize a part of its territory in favor of a foreign state. क्या कर सकती है?
इंडिया सुवरीन कंट्री है तो एक काम ये और कर सकती है कि कोई एक फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकती है, या किसी एक दूसरे फॉरेन स्टेट को अपनी कोई एक टेरिटरी फेवर में दे भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो गई वो सोवरेनिटी के अंदर आ गई। नेक्स्ट आता है आपका सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? Even before the term was added by 42nd Amendment 1976, Constitution has a socialist content in form of certain directive principles of state policy. In other words, what was implicit in the Constitution has now been made explicit. 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया? सोशलिस्ट वर्ड को सिर्फ लिख दिया ले जाकर, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ऑलरेडी उसके एसेंस को डाला हुआ था। कहाँ पे? DPSPs में अगर हम लोग पढ़ते तो इसकी इम्प्लिसिट हमको मिलता फॉर्म में सोशलिस्ट। तो क्या बोला जा रहा है कि हालांकि ये 42nd अमेंडमेंट में इसको नए वर्ड को ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले भी ये जो कंटेंट था सोशलिज्म का, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, लेकिन ये एक्सप्लिसिट नहीं था, जाहिर नहीं था, इम्प्लिसिट था। तो वी हैव नाउ आवर ओन ब्रांड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। हम क्या हैं? एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट हैं हम लोग, एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। तो ये हमारा अपना ब्रांड है इसका, सोशलिज्म का। ये एक निगेटिव सेंस में नहीं जा रहा है, बल्कि हमने इसको अपनी तरह से डिराइव किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है इन्होंने? पहले तो डिफरेंस समझ लीजिए दोनों में क्या है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म रेफर्स टू नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है? बोल रहा है कि इसने सब कुछ नेशनलाइज कर दिया और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया। सब कुछ इसने नेशनलाइज कर दिया, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, सब चीज़ें नेशनलाइज हो गई और कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं रह गया। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है कि इट होल्ड फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट, मतलब गो इन हैंड इन हैंड, मतलब साइड बाय साइड चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमारे पास पब्लिक हमारे पास ये नेशनलाइज किए हुए भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब कि क्या है? पब्लिक भी हमारे पास है, प्राइवेट सेक्टर भी हमारे पास, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं? साइड बाय साइड चला रहे हैं। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना रहे हैं। इससे हमें क्या अचीव करना था? पॉवर्टी ख़त्म करनी थी, इग्नोरेंस ख़त्म करनी थी, डिजीज़, इनइक्वालिटी, इन अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें हम चाहते थे कि ख़त्म हो जाएं, इसलिए हमने ऐसा किया। और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये एग्जैक्टली है क्या? ये मार्क्सिज्म और गांधीज़्म का मिक्सचर है, ब्लेंड है। और गांधी सोशलिज्म जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा गांधी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, उस तरफ हेविली जो है ये लीन कर रहा है। फिर एक चीज़ और हुई 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये पॉलिसी आई नहीं एक, तो जो एक क्रेडेंशियल एक जो इमेज थी सोशलिस्ट की वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो गई। तो इसका मतलब बेसिकली हमारा ये रह गया कि हम क्या हैं? हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी चला रहे हैं भाई, जो कि जिसमें दोनों चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, प्लस हमारे पास हमने नेशनलाइज भी, हमने कई सारे इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज किया हुआ है। जैसे बहुत सारे बैंक हैं, कई सारे वो नेशनलाइज है, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो नेशनलाइज हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलर। अब सेक्युलर क्यों बोला? सेक्युलर वही चीज़ है, सेक्युलर पहले भी था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या था? सेक्युलर टर्म इम्प्लिसिट था। कहाँ पे इम्प्लिसिट था? जब हम फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ रहे थे, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया ऑलरेडी, तो उन्होंने उस चीज़ में पहले ही इंश्योर किया हुआ था कि हम एक सेक्युलर स्टेट बनाएं।
ठीक है। बस ये वर्ड सेकुलर जो था ये बाद में 42nd अमेंडमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई सेकुलर भी है। लेकिन उससे पहले भी जब हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ प्रेजेंट थी कि इंडिया जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को लेके चल रहा है, जिसमें सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यू दी जा रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी होने का मतलब है एज स्टिपुलेटेड इन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन अ डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। सबसे बड़ी पावर क्या है डेमोक्रेसी में? पीपल, सिटीजन। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? लोगों के पास है, कॉमन लोगों के पास है। डेमोक्रेसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो गई डायरेक्ट और दूसरी हो गई इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? पीपल एक्साइज देयर एक्सट्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इसमें क्या हो रहा है? ये लोग स्विट्ज़रलैंड में क्या कर रहे हैं? ये लोग डायरेक्टली अपने पावर्स को डिराइव कर रहे हैं, जबकि रिप्रेजेंटेटिव जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को पहले तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह रहे हैं। दूसरा, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड बंदे को हम लोग ले रहे हैं और वो पावर को डिराइव कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इंडिया किस तरह की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। तो ये चीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। नेक्स्ट ये बोल रहा है द टर्म डेमोक्रेटिक यूज इन प्रियम्बल इन अ ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल डेमोक्रेसी टू। कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी भी है। कि लोग ऐसा नहीं है कि खाली पॉलिटिकल मैटर्स में डेमोक्रेसी है, हाँ सोशल मैटर्स में भी हमने डेमोक्रेसी को ब्रॉडर सेंस में पेश किया हुआ है। कहाँ पे? प्रियम्बल में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ गई? डेमोक्रेटिक के अंदर आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिपब्लिक। नाउ व्हाट इज़ रिपब्लिक? A democratic polity can be classified into two categories, monarchy and republic. In a monarch, the head of the state, usually king or queen, enjoys a hereditary position, that is, he comes into office through succession. Example, Britain. क्या हो रहा है? ये जो हमारा डेमोक्रेटिक मोनार्ची है उसमें क्या हो रहा है कि एक फैमिली है, एक रॉयल फैमिली है, उसके एंसेस्टर्स रूल करते हुए आ रहे हैं और आगे भी उन्हीं के जो सक्सेसर्स हैं वही रूल करेंगे कंट्री पर। हाँ, जबकि एक रिपब्लिकन में क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? और पहला तो ये क्या, मोनार्च का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटेन, सबसे पहले वही दे दीजिए आप, ब्रिटेन। जबकि हम इन अ रिपब्लिक डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? द हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुन रहे हैं और वो उतनी दिन के लिए, जितने दिन के लिए उनको चुना गया है, वो उस कंट्री को रूल कर रहे हैं या चला रहे हैं। और उस डेफिनेट पीरियड के बाद हम दोबारा से इलेक्शन करेंगे, हम दोबारा से अपना वोट डालेंगे और हम दोबारा से अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे। तो ये चीज़ हो गई हमारी रिपब्लिक डेमोक्रेसी में। The term republic in our preamble indicate that India has an elected head called president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years. वही सेम चीज़ आ गई कि इंडिया में क्या कर रहे हैं हम लोग? इनडायरेक्टली अपना एक हेड चुन रहे हैं जो कि हमारा प्रेसिडेंट है और वो 5 साल के लिए कंट्री का हेड रहेगा आने वाले। उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से नया हेड चुना जाएगा। थर्ड आ जाता है
देयर विल बी नो डायनेस्ट, कोई भी डायनेस्टी नहीं चली आ रही, कोई भी ऐसा नहीं चला आ रहा है कि कोई एक फैमिली रूल करती चली आ रही है और वो आगे भी रूल करेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और लास्ट में क्या है, ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीज़न विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उन सब के लिए जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो इक्वली बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के खुले हुए हैं। तो ये हो गई हमारी रिपब्लिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आ जाता है जस्टिस। नाउ व्हाट इज़ जस्टिस? जस्टिस के लिए अगर हम बात करें तो द टर्म जस्टिस इन प्रीएम्बल embraces three distinct forms: social, economic and political, secured through various provision of the fundamental right and directive principle. Social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex, and so on. It means absence of privileges being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward classes and women. क्या बोल रहे हैं, जस्टिस जो है वो यहाँ पर 3 उसमें डिवाइड कर दी गई है डिस्टिंक्ट फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। और ये किस प्रीएम्बल में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के और डीपीएसपीज़ के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के, ये क्या कर रहे हैं, उनको सिक्योर कर रहे हैं। और सबसे पहले सोशल जस्टिस क्या होती है? सोशल जस्टिस तो ये हो गया कि आपने इक्वली सबको ट्रीट करना है, सोशल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे कि किसी का कलर क्या है, किसी का कास्ट क्या है, किसी का रिलीजन क्या है, हाँ, या किसी का सेक्स क्या है, या कोई किसी और कल्चर को बिलोंग करता है, तो इन सब चीज़ों पर आपको डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते। ये हो गया सोशल जस्टिस। या किसी की सोशल जस्टिस को आप, या किसी की जस्टिस को आप डिनाई नहीं कर सकते उसके सोशल बैकग्राउंड से। तो इसका बेसिक मतलब ये हो गया। एंड एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी, हाँ, किसी भी पर्टिकुलर प्रिविलेज सेक्शन को किसी भी तरह का फ़ायदा आप नहीं दे सकते। कि आप सोचो कोई एक हायर सोसाइटी है, कोई हायर क्लास अपने आप को समझता है तो उनको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज है, या कोई लोअर क्लास है उसको कम प्रिविलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें इंश्योर क्या कर रही है, हमारी सोशल जस्टिस कर रही है। उसके अलावा एक चीज़ और जो ऐड कर रही है इसमें, वो है इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन को भी एम्पावर कर रहा है और बैकवर्ड क्लास को भी एम्पावर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई सोशल जस्टिस में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक जस्टिस। डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द basis of economic factor. Economic justice plus social justice known as distributive justice. अब किसी की जस्टिस को आप इस बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या उसको नहीं डिनाई कर सकते कि उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। कोई गरीब तबके से आता है, कोई अमीर तबके से आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर जो है उसको जस्टिस मिल जाएगा और गरीब को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस प्लस सोशल जस्टिस नोन एज आर डिस्ट्रीब्यूटिव। अब कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो आपको बताना है इकोनॉमिक जस्टिस प्लस सोशल जस्टिस, दोनों चीज़ों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिल रहा है। थर्ड आ जाता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। क्या बोला जा रहा है कि हर एक सिटीज़न, वो भी एक इंडिया का सिटीज़न है, उसके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज है और अपना एक इंडिविजुअल और इक्वल वॉइस है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंश्योर हो रही हैं? पॉलिटिकल जस्टिस में हो रही हैं। नेक्स्ट है द आइडल जस्टिस। अब हम आइडल जस्टिस किसको बोल रहे हैं? आइडल जस्टिस इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोल रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन तीनों जस्टिस को कंबाइन करके हम क्या बोल रहे हैं? आइडल जस्टिस बोल रहे हैं। और इसका जो आइडिया था वो कहाँ से लिया गया? रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट आ जाता है लिबर्टी। नो व्हाट इज़ लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आज़ादी। द टर्म लिबर्टी मीन्स द absence of restraint of the activities of the individual and at the same time providing opportunity for the development of individual personality। क्या कह रहा है कि किसी भी तरीके से आपको रेस्ट्रेन नहीं किया जा रहा है और किसी भी तरह का आपके ऊपर बंधन नहीं है, आप आज़ाद हैं और आपको एज अ इंडिविजुअल आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको किस चीज़ की और आज़ादी है? आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की भी आज़ादी है कि भाई अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप चाहते हो कि आप क्रिकेटर बन जाओ, तो आपके पास ये आज़ादी होनी चाहिए, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिलने की, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने की आज़ादी होनी चाहिए और आपके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि आप क्रिकेटर बन सकें, आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। The preamble secures to all the citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship through fundamental right enforceable in court of law in case of violation। वही सेम चीज़ है कि प्रीएम्बल क्या कर रहा है? आपको इंश्योर कर रहा है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी तरह एक्सप्लॉइट ना हो, कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे। जो क्या हो गया आपके लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हाँ, फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ये सारी चीज़ें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसको क्या कर रहा है? सेफ गार्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये बता रहा है, ये सिक्योर कर रहा है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास ये इन सब चीज़ों की लिबर्टी है। और अगर इस तरह का अगर ऐसा कोई केस आता है कि किसी की ये जो लिबर्टी है, ये जो किसी भी इंडियन सिटीज़न की ये जो लिबर्टी है ऑफ थॉट, फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप और ये फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो कोर्ट में जा कर के वॉयलेशन का अपने राइट्स के वॉयलेशन का वो केस कर सकता है जिसने भी उसको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक वो आ जाता है कि भाई लिबर्टी तो है, आज़ादी तो है, लेकिन एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। कि एब्सोल्यूट लिबर्टी मतलब ऐसा कोई मैडनेस वाला नहीं चल रहा है कि जो दिल कर रहे वो करे, किसी को उठाकर जेल में बंद कर दो बिना किसी चार्जेस के, या किसी को मार दो, या किसी के घर में घुस जाओ इल्लीगली। मतलब क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट नहीं है नेचर लिबर्टी का। क्या है? लिबर्टी है, आज़ादी है, लेकिन किस चीज़ की है? आप प्रॉपरली अगर अपने लॉज को फॉलो कर रहे हैं और उनको प्रॉपरली देख रहे हैं कि नहीं भाई हम कोई लॉ नहीं तोड़ रहे हैं और हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, और अपने लिमिटेशन में रहकर अपनी लिबर्टीज़ को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप लिबर्टी को ऑब्वियसली आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऐसे कोई मैडनेस वाला कोई काम अगर आप कर रहे हो जिससे दूसरों को हार्म हो रहा है या किसी तरह का रूल टूट रहा है या लॉ ब्रेक हो रहा है, तो वो नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्या है? क्वालिफाइड है कि एक आपको पैमाना दिया गया है कि भाई उस पर आप लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो और उस पर आप बेशक अपनी लिबर्टी एंजॉय करो। The idea of liberty, fraternity, equality is taken from French Revolution 1789 to 1799। क्या बोला जा रहा है कि आइडिया लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी का जो है वो कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ से ये सारा आइडिया आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये चीज़ कहाँ से ली उन्होंने, ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ लिया। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन में उठाई गई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें थी और वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई। नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब बराबरी, हर चीज़ की बराबरी। The term equality means the absence of special privileges to any section of the society and provision to adequate opportunities for all individuals without any discrimination। सबको समानता का अधिकार मिले, किसी का कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा ना हो किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी एक प्रिविलेज सेक्शन को और किसी एक बैकवर्ड सेक्शन को नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को इंश्योर करता है इक्वालिटी।
अब इक्वालिटी हमारी 3 पार्ट में आप बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। सिविक इक्वालिटी हो गई, इसमें आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि सबके लिए इक्वल हैं, हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है उसके लिए ये सब इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आर्टिकल 14 आपका हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 हो गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 हो गया ये आपका। फिर आर्टिकल 16 हो गया इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 16 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत ख़त्म की गई आर्टिकल 17 में। फिर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 18 में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ, और इसकी इक्वालिटी सबको है, सारे जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वली फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, आर्टिकल 325, 326। ये क्या बोलता है, देयर आर 2 प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू सीक अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी, 1 no person to be declared ineligible for inclusion in electoral roll on the ground of religion, race, caste, sex, etc. ये हो गया आर्टिकल 325 कि भाई आपको इनएलिजिबल नहीं बोल सकते, आपको हटा नहीं सकते इन ग्राउंड्स पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 325। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 326 जो बोल रहा है इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफ्रेजेस, आर्टिकल 326। ये हो गया आर्टिकल 326। तो ये 2 चीज़ आपका आ गया पॉलिटिकल इक्वालिटी में। अब आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39 सिक्योर्स टू मेन एंड वेमेन इक्वल राइट to an advocate means of livelihood and equal pay for equal work। क्या बोल रहा है कि भाई सबको रोज़गार मिलना चाहिए, लाइवलीहुड इक्वल होना चाहिए, औरत के लिए भी, आदमी के लिए भी, और एक इक्वल काम के लिए, कोई एक काम है तो उसके लिए जो वेजेस मिल रही हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, पे मिल रही है, वो औरत के लिए और आदमी के लिए सेम होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले औरतों को कुछ कम पैसे दिए जाते थे वही सेम काम के लिए, जिसमें मर्दों को ज़्यादा पैसे देकर हायर किया जा रहा था। तो ये चीज़ आ गई आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी में। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हाँ, the constitution promote this feeling of fraternity by system of single citizenship. Also fundamental duties, article 51A say it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of communal brotherhood among all people of India, transcending religion, linguistic, regional और sectional diversities। चाहे कितने भी हम डाइवर्स क्यों ना हो, लेकिन सेंस ऑफ ब्रदरहुड हम सब में होना चाहिए, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की हार्मनी को अफेक्ट हो। उल्टा हमें ऐसे काम करने, अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारी जो हार्मनी है वो बनी रहे, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड बना रहे, चाहे कितनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ क्यों ना हो। हाँ, नेक्स्ट हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबके ऊपर एक जैसी लगा रखी हुई हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको इक्वली अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी फ्रेटर्निटी में कि हाँ भाई हमारा देश जो है वर्सटाइल तो है, लेकिन यहाँ पे सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। के.एम. मुंशी का एक बहुत अच्छा वो है, उन्होंने बोला था कि dignity of the individual signifies that the constitution not only ensure material betterment and maintain a democratic setup, but it is also recognizes that a personality of every individual is sacred। के.एम. मुंशी कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो। तो यही सारी चीज़ें आ गई आपकी फ्रेटर्निटी में। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि भाई प्रीएम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। इट इज़ द basic of philosophy and fundamental values, political, moral and religious, on which the constitution is based। ये बेसिक है, बेसिक फ़िलासफ़ी है और फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं
किस चीज़ के? पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड. अकॉर्डिंग टू KM मुंशी, it is the horoscope of our sovereign democratic republic. क्या बोला है KM मुंशी ने? It is the horoscope of the sovereign democratic republic and it is the key to constitution. It is the essence of the constitution. बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं. नेक्स्ट पॉइंट एक पूछा जाता है, इज़ प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो बेरोबारी यूनियन केस 1960 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग है लेकिन प्रीएम्बल उसका हिस्सा नहीं है. प्रीएम्बल इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसका हिस्सा नहीं है, एसेंस है लेकिन उसका हिस्सा नहीं है. लेकिन केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं, अपना ओपिनियन चेंज किया और बोला कि हाँ, जो प्रीएम्बल है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है. सो येस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट जस्टिसेबल. आप इसके बेसिस पर किसी पर केस नहीं कर सकते, किसी को कोर्ट में नहीं घसीट सकते. तो ये हिस्सा तो है लेकिन आप इसके बेसिस पर नॉन जस्टिसेबल, मतलब कि किसके बेसिस पर आप किसी को कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि भाई ये चीज़ लिखी हुई है प्रीएम्बल में और ये नहीं कर रहा है तो आप चलो कोर्ट, ऐसे नहीं कर सकते आप. बट इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज़ इट अमेंडेबल? येस इट इज़. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में करके दिखाया, 3 वर्ड ऐड कर दिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. सो इट इज़ अमेंडेबल. लेकिन एक ही बार अमेंड हुआ है पूरे अपने हिस्ट्री में. जब से अपना देश आज़ाद हुआ है इंडिया, तब से सिर्फ एक ही बार हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और वो उसमें 3 वर्ड्स ऐड कर दिए गए प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट याद करने वाली है कि कभी अमेंडेबल है या नहीं है. हाँ है, एक बार हुआ है और ये 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड कर दिए गए थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारा इंडियन प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रीएम्बल जो था हमारा, ये हमने लक्ष्मीकांत से कवर कर लिया. और आगे के टॉपिक हम लोग अगले अपने वीडियो में कवर करेंगे. आपको कोई क्वेश्चंस हों, किसी तरह की क्वेरीज हों, कोई डिफ़िकल्टी आ रहा हो कोई चीज़ समझने में, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, बताएं, तो हम अपना और बेटर देने की कोशिश करेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, होम एकेडमी. नोटिफिकेशन ऑन रखें. और टिल देन, सी यू. थैंक यू.